Hello everyone, welcome to Science Concepts Hub. In the last video we discussed about how microorganisms are friends for us. Today we are discussing about the diseases caused by microorganisms in plants. So let's start reading the topic, that is microorganisms causing disease in plants. You must have observed some plants with wrinkled leaves. आपने बहुत सारे plants को wrinkled leaves के साथ देखा है. Plants and trees having abnormal branching pattern. बहुत सारे plants और trees ऐसे भी हैं जिनके अंदर branching pattern जो है that is not normal. और हैविंग एबनॉर्मल फ्रूट्स, और कई बार फ्रूट्स भी एबनॉर्मल होते हैं. किसी फ्रूट के अंदर कोई फ्रूट अंदर से गल जाता है, किसी फ्रूट के बाहर वाली स्किन ख़राब हो जाती है. सो दीज प्लांट्स में हैव बीन अफेक्टेड बाय अ पैथोजन. इन प्लांट्स के ऊपर किसी पैथोजन का अटैक हो सकता है. पैथोजन मीन्स डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. जो भी कोई डिजीज़ कॉज करने वाला बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी होता है दैट इज़ कॉल्ड एज पैथोजन. सो मोस्ट प्लांट डिजीज़ आर कॉज्ड बाय ड्यू टू, ज़्यादातर जो प्लांट डिजीज़ होती है वो किस वजह से होती है? दे आर कॉज ड्यू टू फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरसेस. नेक्स्ट, दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मेनली हमारे पास 3 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये डिजीज़ कॉज करते हैं. सो दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में रिड्यूस द क्रॉप यील्ड. और इसका नुकसान क्या होता है? जो भी फसल हमने उगाई है उसकी यील्ड को ये डिक्रीज़ कर देते हैं. एंड एट टाइम्स कॉज टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स. और कई बार इसकी वजह से क्रॉप्स की पूरी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, यानी पूरी की पूरी क्रॉप ही ख़राब हो जाती है. एंड द आयरिश फेमाइन फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास गिवन है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है तो अंडरलाइन करेंगे इसको. द आयरिश फेमाइन 1740 to 41 was caused because of the complete destruction of potato crop due to the disease late blight caused by a fungus. ये एक डिज़ीज़ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि किस डिज़ीज़ की वजह से, ड्यू टू नेम द डिज़ीज़ ड्यू टू विच द आयरिश फेमाइन वाज कॉज्ड. आयरिश फेमाइन 1740 से 41 में आया था. और कौन सी बीमारी की वजह से आया था? द डिज़ीज़ नेम वाज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. पोटैटो की लेट ब्लाइट डिजीज़ थी जो किसकी वजह से होती है? दिस इज़ कॉज ड्यू टू द फंगस. एक फंजाई की वजह से होती है. एंड इसकी वजह से पूरी वहाँ की जो आयरिश वाला जो एरिया था वहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था कि पूरी की पूरी पोटैटो की क्रॉप जो है वो ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से भुखमरी फैल गई थी. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज आयरिश फेमाइन. नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन. सो ये टेबल आप सबने लर्न करनी है. लेट अस सी द कंप्लीट टेबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डू इट. फर्स्ट जो डिजीज़ है दैट इज़ TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, विच इज़ कॉज्ड बाय वायरस की वजह से होती है TMV. और इसमें इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं? इसमें अगर देखेंगे हम तो जो टोबैको के लीव्स होते हैं उनके ऊपर अनइवन स्पॉट्स होते हैं. येलोइश कलर के स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे कुछ इस टाइप के. यू विल सी सम ऑफ द स्पॉट्स, येलोइश कलर के आपको स्पॉट्स दिखाई देते हैं. पूरा का पूरा लीफ जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है. सपोज वी टेक द ग्रीन कलर्ड लीफ, ठीक है, और इसके ऊपर कहीं कहीं पैचेस किसके होंगे? येलोइश कलर के आपको दिखाई देते हैं. अनइवन स्पॉट्स एंड डिसकलरेशन ऑफ द लीव्स का कलर जो है वो डिसकलरेशन हो जाती है. नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास है बैक्टीरिया की वजह से कौन सी बीमारी होती है? दैट इज सिट्रस कैंकर. सिट्रस कैंकर क्या होता है? नींबू के प्लांट के ऊपर डिजीज़ होती है. इसका देखने हमें कैसे पता चलेगा कि प्लांट को सिट्रस कैंकर है? सिट्रस फ्रूट्स के ऊपर ये देखने को मिलता है. जैसे सपोज लीव्स के ऊपर लीजन्स दिखाई देंगे, स्टेम, फ्रूट और रेज्ड ब्राउन वाटर सॉक्ड मार्जिन्स. इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली ब्राउन कलर की छोटे छोटे रेज्ड पार्ट्स आपको दिखाई देते हैं नींबू के प्लांट के ऊपर या ऑरेंज के ऊपर. सो दिस डिजीज इज नोन एज सिट्रस कैंकर. दिस इज मेनली सीन इन द लेमन प्लांट. क्लियर? हमने इसके सिम्टम भी लर्न करने हैं. अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है? नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिट्रस कैंकर. सिट्रस कैंकर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बताना है और इसके सिम्टम्स बताने हैं. तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसका क्या है? दैट इज़ बैक्टीरिया. और इसके सिम्टम्स क्या है? लीजन्स मीन्स उसके ऊपर कुछ
निशान से पड़ जाते हैं लीव्स के ऊपर, स्टेम के ऊपर, फ्रूट के ऊपर। और जो इसके ऊपर जो फ्रूट होता है, सपोज़ ये अगर नींबू है, नींबू वाला प्लांट है, तो इसके ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर की कुछ आपको डॉट्स दिखाई देंगी, ब्राउन ब्राउन कलर की मोटी मोटी सी कुछ ऐसी डॉट्स आपको जगह जगह ब्राउन कलर की दिखाई देती हैं। क्लियर? इस तरह से ब्राउन कलर की कुछ कुछ डॉट्स आपको दिखाई देती हैं। तो दैट इज़ द मेन हमारे को जो दिखाई देता है सिम्टम। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है फंगस से होने वाले डिजीज़, रस्ट ऑफ व्हीट। तो यहाँ पे रस्ट ऑफ व्हीट जो है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपने बताना है। नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट। किसकी वजह से होता है? दिस इज कॉज ड्यू टू फंगस, फंगस की वजह से होता है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? डिजीज प्लांट शो रस्ट कलर्ड ऑरेंज पैचेस। इसमें रस्ट यानी कि जो आपकी लोहे के ऊपर जंग लग जाता है ना, रस्ट कलर के पैचेस आपको दिखाई देंगे ऑन द इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स। जो पूरा का पूरा अगर हम लेके चलते हैं, सपोज वी टेक द दिस इज़ द प्लांट हमारे पास है, ये इसकी गेहूं की बालियां हैं जिनके ऊपर इनके अंदर क्या होगा, कुछ रस्ट कलर के कुछ इस तरह से पार्ट्स आपको दिखाई देंगे। रस्ट कलर, ऑरेंज कलर के, ऑरेंजी रस्ट कलर के पैचेस आपको दिखाई देते हैं। दीज आर सीन। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है स्मट ऑफ राइस। स्मट ऑफ राइस कैसे डिजीज़ है? इट इज़ कॉज ड्यू टू अगेन फंगस। ये भी फंगस की वजह से होती है। इसमें क्या होता है? स्मट बॉल्स इन द ग्रेन्स, जो चावल के दाने होते हैं उनके अंदर स्मट बॉल्स बन जाती है, दैट बिकम ग्रीनिश ब्लैक देन बर्स्ट एंड इन्फेक्ट अदर ग्रेन्स। तो जो इसका चावल का प्लांट है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर जहाँ पे ग्रीन पार्ट होता है, जहाँ पे इनके ग्रेन्स आते हैं, उन पार्ट्स के अंदर कुछ ब्लैकिश कलर के कुछ पैचेस आपको दिखेंगे। और जहाँ कहीं ये बढ़ेंगे वहाँ से ये बर्स्ट आउट हो जाते हैं, फट जाते हैं। जहाँ गिरते हैं नेक्स्ट प्लांट के ऊपर अगर जाएंगे तो नेक्स्ट प्लांट के पार्ट को भी ये इन्फेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। रेड रॉट ऑफ शुगर केन आप सबने देखी होगी। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो गन्ने वाला पार्ट होता है, सपोज़ ये गन्ने वाला पार्ट है, इसके अंदर बीच में से जब इसको काटा जाता है या हम इसको खाते हैं तो बीच में सेंटर में कुछ इस तरह से रेड कलर की लाइनिंग आपको दिखाई देती है सेंटर में। ठीक है? सपोज़ ये गन्ने वाला पार्ट है, ये गन्ने के पार्ट हो गए, इसके इंटरनोड वगैरह होगी, इसके सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच आपको कुछ रेडिश कलर के पार्ट्स दिखाई देते हैं। ठीक है? सो दिस इज़ कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसे हम? रेड रॉट ऑफ शुगर केन। द इन्फेक्टेड स्टेम, जो इन्फेक्टेड स्टेम है उसमें डल रेड कलर के इंटरप्टेड बाय ओकेजनल वाइटिश पैचेस अलॉन्ग अक्रॉस द स्टॉक। पूरी की पूरी स्टॉक के अंदर आपको रेड कलर की पूरा का पूरा स्टेम अंदर से रेड कलर का होगा और कई बार इसमें वाइट पैचेस भी हो जाते हैं मिड में। क्लियर? सो दीज आर द डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस इन द प्लांट्स। तो हम इसमें करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल टोबैको मोज़ेक वायरस को कॉज करने वाला क्या है? वायरस है। सिट्रस कैंकर को कॉज करने वाला बैक्टीरिया है। रस्ट ऑफ व्हीट को कॉज करने वाली फंगस है। स्मट ऑफ राइस को कॉज करने वाली फंगस है। और रेड रॉट ऑफ शुगर केन को कॉज करने वाली फंगस है। ज़्यादातर फंजाई की वजह से डिजीज़ हो रही हैं और एक आपकी वायरल डिजीज़ है, सिट्रस कैंकर आपकी बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। और इनके हमने सिम्टम्स भी डिस्कस किए। नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आर, इफ़ यू कैन सी दिस इज़ द टोबैको मोज़ेक वायरस। ये टोबैको मोज़ेक वायरस है। लीव्स आपको देखो येलोइश पैचेस के साथ दिख रहे हैं। ये नींबू है, नींबू के ऊपर आपको ब्लैक कलर के वो दिखाई दे रहे हैं। ये व्हीट रस्ट है जिसके अंदर ब्राउन कलर की जो रस्ट पार्ट है वो उसके अंदर है, जहाँ कहीं गिरता है वहाँ ग्रो अप का होता है। स्मट ऑफ राइस में भी इसी तरह से है। तो इस तरह से प्लांट्स को ये इन्फेक्ट करते हैं। दीज आर द सिम्टम्स। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास फूड पॉइजनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग? इट इज़ द डिजीज़ दैट रिजल्ट फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड। गंदा खाना खाने की वजह से, कंटामिनेटेड फूड का मतलब होता है फूड के अंदर किसी भी पैथोजन की वजह से कंटामिनेशन होना, यानी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होना। कोई भी पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब
उसके अंदर ग्रो करता है, टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है, फूड को कन्वर्ट कर देता है टॉक्सिन्स में, टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज़ करता है, तो वो कंटैमिनेटेड फूड होता है। और उस कंटैमिनेटेड फूड को कंज्यूम करने की वजह से कौन सी बीमारी होती है? दैट इज़ कॉल्ड एज फूड पॉइजनिंग। सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग आर, कैसे हमें पता चलेगा कि फूड पॉइजनिंग हुई है? सिम्टम्स, क्या लक्षण दिखाई देंगे? फर्स्ट इज़ द वॉमिटिंग, वॉमिटिंग हो जाती है। नोजिया, नोजिया मीन्स चक्कर आना। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है स्वीयर पेन इन द एब्डोमिनल रीजन, पेट में दर्द होना, बहुत ज़ोर से दर्द होना। डायरिया, दस्त लगना। डिहाइड्रेशन और पानी की कमी होना, क्योंकि बार बार वॉमिट होगी, बार बार डायरिया होगा, जिसकी वजह से वाटर बॉडी से काफ़ी सारा बाहर निकल जाता है एंड डिहाइड्रेशन टेक प्लेस। इट में ऑल्सो कॉज वीकनेस, अब बॉडी से पानी बाहर निकलेगा, न्यूट्रिएंट बाहर निकलेंगे तो क्या होगा? वीकनेस फील होगी, फटीग, थकान फील होती है। डैमेज टू द नर्वस सिस्टम, कई बार हमारे दिमाग का सिस्टम भी हिल जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है दीज सिम्टम्स अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, ये सिम्टम किस वजह से हो सकते हैं? बैक्टीरिया की वजह से हो सकते हैं, या फिर दूसरे किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी हो सकते हैं। These may also be used due to ingestion of toxin contained in the food. फूड के अंदर जो टॉक्सिन रिलीज़ कर देते हैं बैक्टीरिया, वायरस या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के अंदर वेस्ट टॉक्सिन रिलीज़ कर देते हैं, उसको कंज्यूम करने से ये बीमारी होती है बेसिकली। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, यहाँ पे आप अंडरलाइन करके लिखेंगे, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच मेनली कॉज द फूड पॉइजनिंग। तो यहाँ पे आप राइट कर लेंगे कौन कौन से उनके नाम बताने हैं आपने, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आप नाम बताइए जिनकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। तो एक है आपके पास बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम, और दूसरा है स्टेफाइलोकोकस, एंड फंगस में आपके पास आ जाएगा एस्परजिलस। दिस कॉजेज फूड पॉइजनिंग। तो इम्पॉर्टेंट है ये, नेम द बैक्टीरिया, नेम एनी टू बैक्टीरिया विच कॉज फूड पॉइजनिंग। तो दो के एग्जाम्पल दे रखे, क्लोस्ट्रीडियम और स्टेफाइलोकोकस। और अगर फंगस का नाम आता है तो उसमें फंगस में आ जाएगा आपका एस्परजिलस। दिस कॉजेज द फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास पैराग्राफ आता है, फूड मस्ट बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, फूड को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, एंड स्टोर्ड टू प्रिवेंट द फूड पॉइजनिंग, और उसको इस तरीके से स्टोर करना चाहिए ताकि फूड पॉइजनिंग ना हो। फूड पॉइजनिंग ना हो, फूड पॉइजनिंग समझते हैं ना, कि जब भी हम उसको खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में जाके वो हमें नुकसान ना करे। फूड पॉइजनिंग कैन अकर व्हेन फूड इज़ लेफ्ट अनरेफ्रिजरेटर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फूड पॉइजनिंग होती क्यों है? फूड में टॉक्सिन रिलीज क्यों होते हैं? बैक्टीरिया कब मल्टीप्लाई करते हैं? जब हम उसको हाई टेम्परेचर पे बाहर, यानी जब हम उसको फ्रिज से बाहर ज़्यादा टाइम के लिए रख देते हैं तो बैक्टीरिया उसमें ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। सो फूड, व्हेन फूड इज़ लेफ्ट unrefrigerated for long period of time, this often happens at the picnics, लार्ज पार्टीज़, बहुत ज़्यादा लार्ज पार्टीज़ में, पिकनिक्स में ज़्यादा टाइम के लिए हम खुले में खाना रख देते हैं, उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होने का डर रहता है। दूसरा है मिस हैंडलिंग, ऑल्सो कॉज फूड पॉइजनिंग, जब खाने की मिस हैंडलिंग होती है उससे भी फूड पॉइजनिंग होती है। पर्सनस हु हैंडल और प्रिपेयर फूड शुड वॉश देयर हैंड्स टू प्रिवेंट द कंटेमिनेशन ऑफ द फूड। जो भी पर्सन खाना पका रहा है, खाने को प्रिपेयर कर रहा है, उसको अपने हाथ अच्छे से वॉश करने चाहिए ताकि कंटेमिनेशन फूड की ना हो। सो यहाँ क्वेश्चन आपके पास आता है, हाउ द कंटेमिनेशन ऑफ फूड कैन बी अवॉइडेड। फूड की कंटेमिनेशन को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं? फर्स्ट, द फूड शुड बी केप्ट कवर्ड, फूड को आप कवर्ड रखें। दूसरा, द पर्सन हु इज़ प्रिपेयरिंग फूड who is preparing food should wash his or her hands properly, उनको अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए। तीसरा, if the food should be kept, if the food is not in use then it should be kept within the refrigerator to avoid the multiplication of microorganism। माइक्रोऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए हमें फूड को फ्रिज में रखना चाहिए, जब हमारे यूज़ का नहीं है तो उसको फ्रिज में रखें। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है फूड प्रिजर्वेशन। फूड को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? सबसे पहले है फूड प्रिजर्वेशन में, व्हाट इज़ फूड प्रिजर्वेशन, डेफिनेशन इसकी हम करेंगे। डिफाइन फूड प्रिजर्वेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड सो एज टू स्टॉप ग्रेटली स्लो डाउन स्पॉइलेज कॉज्ड और एक्सेलरेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आप फूड को इस तरह से ट्रीट करते हैं, इस तरह से हैंडल करते हैं ताकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह की ग्रोथ
ना हो, या तो हो ही ना, या थोड़ी कम हो, स्लो डाउन हो जाए, या उसकी स्पॉयलेज, ताकि हम उसकी स्पॉयलेज से उसको बचा सकें। स्पॉयलेज मीन्स स्पॉइल कैसे होगा फूड, या तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, वो खाने लायक नहीं रहेगा, या उस खाने लायक भी नहीं रहेगा और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमें फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना चाहिए। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज फूड प्रिजर्वेशन। फूड को इस तरह से हैंडल करना ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाया जा सके उसको ख़राब होने से। नेक्स्ट है उसके बाद प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं हम। प्रिजर्वेशन 2 तरीके से की जाती है मेनली। प्रिजर्वेशन में या तो आप ग्रोथ ही ना होने दो बैक्टीरिया की, वायरस की, इन चीज़ों की ग्रोथ ही ना होने दें, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, या फिर एक ऐसा टेम्परेचर हम मेंटेन कर देते हैं जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो वहाँ पे किल हो जाते हैं, ठीक है। या तो कम टेम्परेचर दें, बहुत ज़्यादा सर्दी में रखें, ठंडे में रखें, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ का रेट कम हो जाए, और या फिर हम इतना हाई टेम्परेचर दे दें फूड को ताकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हैं दैट शुड बी किल्ड, वो आसानी से मर जाएं। सो इसमें प्रिजर्वेशन में क्या कर सकते हैं हम। प्रिजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है, इट इज़ प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को हम घटा देते हैं, बैक्टीरिया, फंगस और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जिसकी वजह से क्या होता है, फूड ख़राब नहीं होता। दूसरा, रिटार्डिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, फैट्स की ऑक्सीडेशन को कम कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज रेंसिडिटी। अभी रेंसिडिटी क्या चीज़ होती है। रेंसिडिटी का मतलब होता है जब कोई भी ऑयल कंटेनिंग फूड है, फूड आइटम है, अगर हम उसको कुछ टाइम के लिए खुले में बाहर छोड़ देते हैं तो उसमें से एक बड़ी गंदी सी स्मेल आने लग जाती है। जैसे आप मार्केट से नमकीन खरीद के लाते हो या चिप्स के पैकेट्स लाते हो, अगर वो चिप्स एक्सपायर्ड होते हैं, सम टाइम यू सी, आप पैकेट खोल लेते हो, आपको नहीं पता उसके अंदर से बड़ी ऑयल की गंदी सी स्मेल आ रही है, या फिर आपके घर में कोई चिप्स, कोई भी नमकीन वगैरह या कुछ भी ऐसे चीज़ें हैं जिनमें ऑयल है, फैट कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं, जिनको आप काफ़ी टाइम के लिए ऐसा रखे रहते हो, आपको याद नहीं रहता, आपने उसको बहुत टाइम के लिए रख दिया, और उसकी वजह से क्या होता है, उसमें से एक गंदी सी स्मेल आने लग जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ उसमें जो ऑयल और फैट है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं उसे हम, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी से बचाना और दूसरा फूड को ख़राब होने से बचाना, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रिजर्वेशन। समझ रहे हैं ना। तो ये आपके पास गिवन भी है। रेंसिडिटी का मीनिंग दिया हुआ है, दैट इज़ हैविंग डिसएग्रीएबल ऑर्डर, बहुत गंदा स्मेल और टेस्ट ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑयल और फैट, फैट और ऑयल का डीकम्पोज होना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दैट इज़ कॉल्ड एज रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी से हम फूड को बचाते हैं। सम प्रिजर्वेशन मेथड रिक्वायर द फूड टू बी सील्ड, कुछ प्रिजर्वेशन मेथड में फूड को सील कर दिया जाता है बाहर से आफ्टर ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट द रिकंटामिनेशन विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको बाहर से सील कर दिया जाता है ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो ना हो सकें। और कुछ मेथड्स के अंदर हम ड्राई कर लेते हैं, चीज़ों को सुखा देते हैं धूप के अंदर, ठीक है, और फिर उसको काफ़ी टाइम के लिए हम स्टोर करके रख देते हैं, जिससे उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते। तो इसमें ब्रीफ डिस्कशन आपके पास दिए हुए, डिफरेंट मेथड्स आर गिवन, लेट अस डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑफ द मेथड। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन इज़ ड्राइंग, सुखाना। आपने देखा होगा अपने पेरेंट्स को बहुत सारी चीज़ें बाहर सुखाते हुए धूप के अंदर, जैसे आप पोटैटो चिप्स हैं वो आप बनाने से पहले उनको सुखाया जाता है, पिकल आपके घर में बनाते हैं उससे पहले, पिकल बनाने से पहले जो आपकी वेजिटेबल्स हैं, या आम का पिकल बना रहे हैं तो आम, कच्चे आम को सुखाया जाता है धूप के अंदर, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम धूप में सुखाते हैं, मेथी है, ठीक है, जिसको आप फेनुग्रीक बोलते हैं, और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जिनको सुखाया जाता है ताकि सीज़न अगर उन सब्जियों का चला भी जाता है तो आप उसको दोबारा से वाटर में बॉईल करके एंड यू कैन यूज़ दोज वेजिटेबल्स। तो ड्राइंग एक बड़ा अच्छा मेथड है फूड को। इसमें क्या होता है बेसिकली, दिस रिड्यूसेस, जब आप इसको सुखाते हैं वाटर कंटेंट फूड आइटम के अंदर कम हो जाता है, एंड प्रिवेंट और डिले द बैक्टीरियल ग्रोथ, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। ड्राइंग ऑल्सो रिड्यूस द वेट, सुखाने से उसका वेट भी कम हो जाता है, जिससे आप उसको आसानी से पैक कर लेते हैं, ठीक है। सम कॉमन फूड स्टफ्स दैट आर प्रिजर्व्ड बाय ड्राइंग आर, एप्पल को सुखा के रखा जाता है, पियर को सुखा के रखा जाता है, बनाना को सुखा के रखा जाता है, मैंगो को सुखा के रखा जाता है, पपाया को सुखा के रखा जाता है, एप्रीकोट को सुखा के रखा जाता है, और कोकोनट को भी सुखा के रखा जाता है। ड्राइंग इज़ ऑल्सो द नॉर्मल मीन्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ सीरियल्स। ज़्यादातर जो ये
मेथड सब जगहों पे यूज़ करते हैं, उसमें दालें सुखा के रखी जाती है, ग्रेन्स अनाज सुखा के रखे जाते हैं। जैसे आपके घर में गेहूँ आती है तो आप उसको सुखा के रखते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं, फिर उसको आप पिसवाते हैं, तो वो पूरा साल आपकी चलती है। तो ग्रेन्स सुखा के यूज़ किया जाता है, वीट, मेज़, ओट्स, बार्ले, राइस, मिलेट एंड राई, तो इन चीज़ों को सुखा के यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास सेकेंड है, दैट इज़ द प्रिजर्वेशन यूजिंग शुगर एंड सॉल्ट। प्रिजर्वेशन करी जाती है शुगर और सॉल्ट का यूज़ करके। कैसे करी जाती है, लेट अस स्टडी। शुगर एंड सॉल्ट रिड्यूस द वाटर कंटेंट। जब आप किसी चीज़ को नमक लगाते हैं या किसी चीज़ में चीनी डाल देते हैं, उससे अंदर का पानी बाहर निकल आता है। आपने देखा होगा अपनी मम्मा को, अचार डालने से पहले हमेशा नमक लगाया जाता है। उससे क्या होता है कि जो भी उसके अंदर वेजिटेबल्स के अंदर वाटर होता है वो सारा बाहर निकल आता है, ठीक है। और उसकी वजह से वाटर, जब अंदर वाटर कंटेंट कम हुआ, उससे बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए मीडियम चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। जब मॉइस्चर ही नहीं होगा तो वो ग्रो कहाँ करेंगे, ठीक है। तो शुगर एंड सॉल्ट रिड्यूस द वाटर कंटेंट एंड मेक इट अनअवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से अनअवेलेबल कर देते हैं वो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है आपके पास, मीट, फिश आर कवर्ड विद सॉल्ट। मीट और फिश को सॉल्ट से कवर कर दिया जाता है टू चेक द बैक्टीरियल ग्रोथ, ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक किया जा सके। सम पिकल्स आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड। अचार को भी इसी तरीके से सुखाया जाता है, ठीक है। जैम एंड जेली आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड बाय एडिंग शुगर। चीनी को डालकर भी जैम और जेली को बनाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास प्रिजर्वेशन यूजिंग एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का यूज़ करके प्रिजर्वेशन करी जाती है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं विनेगर, सिरका कहते हैं एसिटिक एसिड को। तो एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेवरल पिकल्ड प्रोडक्ट्स। बहुत सारे अचार डालने वाली चीज़ें जो हैं उनमें एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है, विनेगर भी इसको कहा जाता है। इट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। सिट्रिक एसिड, इसी तरह से फॉस्फोरिक एसिड भी यूज़ करे जाते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नेम द एसिड्स यूज टू प्रिजर्व द, या फिर प्रिजर्वेशन के मेथड आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला मेथड हमने किया था ड्राइंग, दूसरा हमने किया प्रिजर्वेशन यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर, तीसरा हम कर रहे हैं प्रिजर्वेशन यूजिंग एसिटिक एसिड। तो ये हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिजर्वेशन यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव। आप केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का भी यूज़ कर सकते हैं। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स लाइक सोडियम बेंजोएट का हम यूज़ कर सकते हैं। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नेम एनी टू केमिकल्स यूज्ड टू प्रिजर्व द फूड आइटम्स, या नेम द टू केमिकल प्रिजर्वेटिव। दो केमिकल प्रिजर्वेटिव का नाम बताना है जिनका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से दो नेम हैं इसमें, सोडियम बेंजोएट और दूसरा कौन सा है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। इनका यूज़ करते हैं जैम, जेली और पिकल को प्रिजर्व करने में इनका यूज़ किया जाता है। और ये केमिकल क्या करते हैं, दीज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन इज़ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट दी जाती है, गर्म और ठंडा ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कि सपोज़ आपके घर में दूध को आपकी मम्मा जब दूध आता है, दूध को क्या करती हैं, बॉईल करती हैं। बॉईल करने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है उसको फ्रिज में रख देती है। पहले हीट किया फिर कोल्ड ट्रीटमेंट दे दिया, उससे क्या है, दूध ख़राब नहीं होगा। अगर उसको बाहर पड़ा रहने देंगे तो भी वो ख़राब हो जाएगा, है ना। तो सम फूड आइटम्स लाइक मिल्क आर यूजली बॉइल्ड बिफोर देयर यूज़ और स्टोरेज। बॉइलिंग से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। जब आप उसको बॉयल करते हैं तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे किल हो जाते हैं। तो सेवरल फूड स्टफ्स आर ऑल्सो स्टोर्ड इन द फ्रिज। फिर उसके बाद में फ्रिज में रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें फ्रिज में रखी जाती हैं जिससे ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट है उसके बाद पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन क्या है, पाश्चराइजेशन का मतलब होता है प्रेशराइज्ड हीटिंग। प्रेशराइज्ड हीटिंग का मतलब प्रेशर के ऊपर किसी सब्सटेंस को हीट करना थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर यूज्ड ड्यूरिंग पाश्चराइजेशन, कितना हम यूज़ करते हैं, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री टेम्परेचर पे हम सब्सटेंस को गर्म करते हैं, प्रेशर, हाई प्रेशर के ऊपर गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होगा, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उसमें वो किल हो जाते हैं। सो मिल्क इज़ पाश्चराइज्ड टू डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप मार्केट से पैकेट्स दूध के खरीद के लाते हैं ना, वो दूध कच्चा दूध नहीं होता, वो उसको पाश्चराइज किया जाता है। वो मिल्क आता है जहाँ कहीं भी मिल्क प्लांट में,
उसको बॉईल करते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस, फिर उसको पैक कर देते हैं विद इन द पैकेट्स। तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे उसको बॉईल किया जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पास्चराइजेशन। तो मिल्क इज पास्चराइज टू डिस्ट्रॉय, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाए। देर आर मैनी मोर हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, ठीक है, कुछ हीट रेजिस्टेंट यानी हीट के रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं जो वो उसमें होते हैं, पर वो लिटिल क्वांटिटी में होते हैं, बहुत कम नंबर में होते हैं। हैंस पास्चराइज मिल्क नीड टू बी स्टोर्ड अंडर फ्रिज, इसलिए इसको फ्रिज में ही स्टोर करना पड़ता है। पास्चराइजेशन के बाद भी इसको फ्रिज में स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि मिल्क के अंदर कुछ और ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो उसको ख़राब कर सकते हैं, लेकिन लो टेम्परेचर देने से फ्रिज में उसको स्टोर करने के बाद उनको बचाया जा सकता है। सो इन एडिशन टू डिस्ट्रॉइंग सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पास्चराइजेशन ऑल्सो इनएक्टिवेट्स सम एंजाइम। पास्चराइजेशन से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो डिस्ट्रॉय होते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका नुकसान भी है, इसमें कुछ एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा इसका नुकसान है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, व्हाट इज़ द राइट वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पास्चराइजेशन। एक एडवांटेज आपने बताने हैं और एक डिसएडवांटेज बतानी है। तो एडवांटेज तो इसकी क्या है, सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, इट डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। तो ये इसकी एडवांटेज है, लेकिन इसका नुकसान क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इट इनएक्टिवेट सम एंजाइम्स प्रेजेंट इन द मिल्क या फूड आइटम। फूड आइटम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको ये इनएक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग हम किसको कहते हैं, वैक्यूम पैकिंग मतलब वैक्यूम एक टेट्रा पैक होता है, जो मार्केट से आप टेट्रा पैक खरीद के लाते हैं ना, जूस का, लस्सी का, ठीक है, और भी बहुत सारे जूस, फ्रूट जूसेस का, ये सारे टेट्रा पैक आप मार्केट से ख़रीद के लाते हैं। सो ये टेट्रा पैक को हम क्या, इनमें कौन सी प्रोसेस यूज़ करी जाती है, इन दिस द प्रोसेस यूज्ड इज़ वैक्यूम पैकिंग। तो वैक्यूम पैकिंग के अंदर क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, बेसिकली स्टोर्ड फूड इन द वैक्यूम एनवायरनमेंट, फूड को वैक्यूम एनवायरनमेंट में स्टोर किया जाता है। तो ये किस में किया जाता है, एयर टाइट बैग या बॉटल्स के अंदर ऐसा किया जाता है। वैक्यूम एनवायरनमेंट होने की वजह से, वैक्यूम न होने की वजह से, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहाँ कोई भी एयर नहीं है, हवा नहीं है, एयर के पार्टिकल्स नहीं हैं, सिर्फ कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो उसको हम वैक्यूम बोलते हैं। तो वहाँ पे बैक्टीरिया है ही नहीं, हवा भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, ठीक है, तो उसके अंदर से सारी एयर को बाहर निकाल लिया जाता है। सो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया बेसिकली क्या करते हैं, बैक्टीरिया ऑफ द ऑक्सीजन नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल, जो वैक्यूम है एनवायरनमेंट, उसकी वजह से बैक्टीरिया को जो ऑक्सीजन चाहिए ग्रो करने के लिए वो उनको नहीं मिल पाती है, एंड देयर फॉर स्लो द स्पॉइलिंग ऑफ फूड आइटम, और इससे स्पॉइलिंग कम हो जाती है। जैसे ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स को वैक्यूम पैक किया जाता है, इसके अंदर की जो पैकेट्स हैं उसके अंदर की पूरी एयर बाहर निकाल ली जाती है, अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसा किस में किया जाता है, इट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग नट्स, नट्स को स्टोर करने में यूज़ करते हैं, एंड इट हेल्प्स टू रिड्यूस देयर लॉस ऑफ फ्लेवर कॉज्ड बाय देयर ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडेशन की वजह से जो टेस्ट ख़राब हो जाता है ड्राई फ्रूट्स का, ये उससे भी बचाते हैं। वैक्यूम पैक जो मैंने अभी आपको बताया था टेट्रा पैक, उसमें दोनों प्रोसेसेस यूज़ करी जाती हैं। उसमें सबसे पहले तो ये वाली प्रोसेस करी जाती है, कौन सी प्रोसेस करते हैं, बेसिकली जो हमने पास्चराइजेशन की प्रोसेस करी है। पास्चराइजेशन करते हैं पहले तो कि उसके अंदर जूस है या जो भी मटेरियल स्टोर करा जा रहा है उसको पहले हीट कर लिया जाता है, उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल कर देते हैं, फिर उसके अंदर की एयर को बाहर निकाल देते हैं। तो दोनों काम एक साथ वहाँ पे किए जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है कैनिंग। कैनिंग के अंदर क्या होता है, कैन्स आपने देखा होगा, कोक की कैन आपने देखी है, कोल्ड ड्रिंक्स की कैन आपने देखी है। तो इट इन्वॉल्व्स द कुकिंग फूड, पहले फूड को कुक किया जाता है, सीलिंग इट, उसको सील कर दिया जाता है इन द स्टेराइल कैन्स और जार के अंदर या स्टेराइल कैन के अंदर उसको स्टोर कर देते हैं। अब दिस इज़ फॉलोड बाय बॉइलिंग द कंटेनर, इसमें कंटेनर की पहले बॉइलिंग करी जाती है ताकि उसमें किल हो जाए जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट हैं, यानी स्टरलाइज़ किया जाता है, जिस बॉटल में जिस कैन के अंदर उसको पैक करना है उसको स्टरलाइज़ किया जाता है ताकि उसके अंदर के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएं, ठीक है। सो फूड प्रिजर्वेशन बाय कैनिंग और बॉटलिंग इज़ एट इमीडिएट रिस्क ऑफ स्पॉइलेज। फूड प्रिजर्वेशन जो कैनिंग में करी जाती है या बॉटल में करी जाती है,
ये इमीडिएट रिस्क पे रखा जाता है, बेसिकली स्पॉइल होने का इस पे खतरा होता है वंस द कैन और बॉटल। और एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है, बेसिकली जब आपने उस बॉटल को या कैन को एक बार खोल लिया तो आपको वो पूरा कंज्यूम कर लेना चाहिए। अगर आप उसको खोलने के बाद दोबारा फिर रखेंगे तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ डबल बहुत ज़्यादा रेट पे होती है। तो खुलने के बाद उसके ख़राब होने का ज़्यादा डर होता है। तो खुलने के बाद इसको लिखा होता है कंज्यूम विद इन 1 और 2 डेज़ या 2 और 3 डेज़, उसके बाहर लिखा भी होता है कैन के कि जब आप खोल देते हो तो इसको कंज्यूम कर लीजिए जल्दी, अदरवाइज़ ये स्पॉइल हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास आता है दैट इज़ द फ्रीजिंग मेथड। सो व्हेन द फूड आर केप्ट एट बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर, जब फूड को फ्रीजिंग टेम्परेचर से नीचे रखा जाता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर से बिलो रखा जाता है, मोस्ट केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, ज़्यादातर जो केमिकल चेंजेस है उसमें आते हैं सच आर रिड्यूस्ड रेट दैट ओनली माइनर चेंजेस आर नोटिसेबल, जिसकी वजह से बहुत कम चेंजेस देखने को मिलते हैं इवन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हाउएवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर जनरली मोर रेजिस्टेंट टू द कोल्ड देन टू हीट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं कोल्ड में बजाय किसके, हीट के। हीट से तो वो किल ही हो जाते हैं, तो कोल्ड में वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, ग्रो तो करते हैं लेकिन धीरे धीरे करते हैं, बट रेजिस्टेंट कम होते हैं। ऑल्दो सम आर किल्ड बाय फ्रीजिंग, कई बार आप फ्रीजर में रख देते हो चीज़ों को तो वो किल भी हो जाते हैं। सो मोस्ट बैक्टीरियल स्पोर्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड गेट रीवाइटलाइज्ड व्हेन फूड इज थॉड। ठीक है, तो ज़्यादातर बैक्टीरियल स्पोर्स और लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं एंड गेट रीवाइटलाइज व्हेन फूड इज स्टोर्ड। जब आप फूड को यूज़ करते हैं दोबारा से तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो, जैसे फ्रोज़न मटर आप मार्केट से लेके आते हो तो उसमें दिया लिखा होता है कि आप उसको रूम टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे। जब आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो क्या होता है, उसका ख़राब होने का डर होता है। तो जब आप उसमें से यूज़ करें साथ ही आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख दें ताकि ऐसा ना हो कि उसको बाहर निकालें तो वो जल्दी से ख़राब हो जाए। सो दीज आर द मेथड्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट। लेट अस टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ ऑल दीज मेथड्स। सबसे पहले हमने इसमें किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिड द प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन क्या होता है, प्रिजर्वेशन का सबसे पहला मेथड हमने किया था ड्राइंग। दूसरा हमने किया प्रिजर्वेशन यूजिंग शुगर एंड सॉल्ट। थर्ड हमने किया एसिटिक एसिड से। फोर्थ हमने किया केमिकल प्रिजर्वेटिव से। फिफ्थ हमने किया हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से। नेक्स्ट इज पास्चराइजेशन, नेक्स्ट इज वैक्यूम पैकिंग, नेक्स्ट इज कैनिंग, and last we discussed about the freezing. And this completes with our chapter. In the next video we will discuss about part ABC of chapter 2, that is microorganism, friends and foe. Till then, take care, stay safe, stay home, have a nice day.